पिछली वीडियो में हमने की थी वन शॉट ऑफ ह्यूमन आई वाला जो हमारा चैप्टर है उसकी वन शॉट की थी, और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी की वन शॉट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, समझना। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज। ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो हमारी चार्ज के स्टडी से क्या करती है? एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, विच डील करती है। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड मोशन। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, ये रेस्ट में होती है, ये रेस्ट में होती है। ठीक है, बट जो ये इलेक्ट्रो हमारे पास डायनेमिक्स है, ये मोशन में होती है। ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ड्यू टू फ्लो और चार्ज। अब करंट क्या है? फ्लो और चार्ज फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो, यहाँ पर लिख रखा है। आई जो है हमारा वो Q/T के बराबर होता है। जहाँ पर देखो, अब ये वन शॉट है। अब मैं वन शॉट आपको इसलिए फटाफट करा रही हूँ क्योंकि आई थॉट कि आपने ये चैप्टर कर रखा है पहले से, इसलिए ये सिर्फ एक क्विक रिविज़न है। ठीक है, 15-20 मिनट में जो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता ये चैप्टर तो पहले वो चैप्टर पढ़ के आओ, तब वन शॉट देखना, तभी आपको रिवीजन होगी। ये सिर्फ पेपर के लिए शॉर्ट रिवीजन है। तो फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, जब चार्ज फ्लो करता है पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से। देखो, अब यहाँ पर आई है हमारे पास चार्ज है। ठीक है, क्यू है हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है टाइम। ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब है डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मतलब कि देखो, आई हमारा बराबर होता है Q/T के। तो एम्पियर मतलब 1 एम्पियर। तो जो हमारे करंट की ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट टू मेजर करंट इज़ एम्पियर। तो 1 आई इज इक्वल्स टू 1 C। ये कूलम के अंदर होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और टाइम होता है हमारे पास 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर हम कब बोलेंगे? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a cross section or a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. अब क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट हाउ मेनी ईज मेक अ 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब ये इंपॉर्टेंट है, 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना बनाता है? तो देखो, 1 कूलम ऑफ चार्ज, इसका मतलब आई हमें पता करना है। नहीं, क्या पूछा गया एक बार देखो। कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज कब बनेगा? जब कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया जी? 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज जो है वो देंगे कितने? ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास देखो फॉर्मूला होता है I/Q/C। ठीक है, तो जो हमारे पास सी नहीं, सॉरी, यस। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर कितने इलेक्ट्रॉन्स में से फ्लो करेगा, तो सबसे पहली बात तो हमें पता होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे देखो, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, चार्ज जो 1 इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻1। अब 1 कूलम ऑफ चार्ज बराबर होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज बराबर होगा 1/1.6 के, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 कूलम चार्ज बोला है। इसीलिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको ये शो भी करना है। ठीक है, तो अब आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है जी, ठीक है। अब है डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन कैसी होती है? करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिस ठीक है, तो जो करंट की डायरेक्शन होती है ना, नहीं करंट की नहीं, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो टोटली ऑपोजिट होती है। ठीक है, अगर करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे। अब एमीटर क्या है? एमीटर यूज़ होता है करंट को मेजर करने के लिए। एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसे हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं। ठीक है, इसे हम हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं। तो देखो, ये अगर हमारे पास ये जूम करके देखिए क्या, हाँ ऐसे समझ में नहीं आएगा ना आपके। ठीक है, ये इस तरह से है कुछ अगर, तो यहाँ पे हम बैटरी लगाते हैं, तो ये हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो करंट जो है हमेशा वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, याद रखना है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब अगला है फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का क्या होता है? देखो, विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी इन द एब्सेंस ऑफ एनी पोटेंशियल डिफरेंस नॉट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंटेनर मूव्स रैंडमली, हेंस कंसिस्ट ऑफ कंडक्टर करंट। ठीक है, 1 नेट 0 होता है। तो देखो, ये होता है हमारे पास एक करंट कैरिंग, हमारे पास ये होता है। ठीक है, जिसके अंदर करंट जो है वो जाते जाते रहते हैं। ठीक है,
ये होता है हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब क्या, पहले हमने विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस देखा, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होता है। ठीक है, आई नेट की वैल्यू ज़ीरो तो नहीं होएगी कभी भी। ठीक है, नेट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होएगी। इस तरह से हम यहाँ पर एक कंडक्टर लगा लेते हैं जिससे आराम से एकदम कन्वेंशनली जो है वो हमारे पास करंट जाता रहता है। ठीक है, एंड मूव इन रेगुलर पैटर्न में जाता है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? होता है हमारे पास वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज द पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिट टू पर्टिकुलर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना वर्क हुआ चार्ज को लेके आने का। ठीक है, सपोज़ ये एक मकड़ी है जिसने अपने सिर पे चार्ज लगाया था, वो इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है, तो उसे कितना काम करना पड़ा, इतने इतने इसने चार्ज को इधर से उधर लेकर आने को होता है वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस भी होती है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम गिवन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या हो गया, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, V को हम मेजर करते हैं V में ही, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और V की जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। तो ये हम इसी में लिखते हैं। अब Q की हमारे पास SI यूनिट होती है W यानी कि जूल्स। ठीक है, वर्क डन जूल्स में होता है, ये तो कूलम में ही होगा, यानी कि V इज इक्वल्स टू J अपॉन C ऑल्सो। ये इसकी SI यूनिट के हिसाब से यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, V यहाँ पर वोल्ट है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया हमने, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं सिंपली। क्वेश्चन है डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, 1 वोल्ट इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, उसे भी देख लेना। तो ज़्यादातर जो हमारी इसी टाइप का होता है। ठीक है, वोल्टमीटर है एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इज मूव फ्रॉम A to B विद एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इक्वल्स टू 400 जूल। ये हमें 400 जूल्स दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, फाइंड PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे हमें कूलम का चार्ज पता है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है, ठीक है, कंज्यूम्ड बाय इतना, एन E इज़ मूव, एन इलेक्ट्रॉन इज़ मूव, एन मतलब ए, इसीलिए यहाँ पर कुछ इस तरह से किया गया है, हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, ये 400 है, अपॉन में 250 इंटू 10⁻19 कुछ आएगा। देखो तो ये होता है हमारे पास V इज़ इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। तो V हमें निकालना है, W हमें 400 जूल्स दे दिया है। ये है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये हो गया 400 इंटू 10⁻19 बाय 19 ही 18 कर देते हैं, 20 कर देते हैं इसे, अपॉन में से 16 कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 250 समथिंग। तो 250 इंटू 10⁻, जितना भी यहाँ पर 19 दे रखा है वही आने वाला है हमारा आंसर। ठीक है जी, वही आने वाला है हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखिए, शो दैट वर्क डन इन मूविंग न्यूट्रॉन इन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज ज़ीरो। तो चार्ज न्यूट्रॉन है तो ये ज़ीरो होगा। ठीक है, V की वैल्यू क्या होगी, अब हमें वर्क डन बताना है। तो अगर V हमारा V इंटू क्यू के बराबर है, तो अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो को अगर चाहे क्यू जो भी हो तो आंसर वर्क डन इज़ ऑल्सो ज़ीरो जूल्स। ठीक है, तो इसीलिए ये आ गया। अब टाइप्स ऑफ सर्किट होता है हमारे पास, ओपन सर्किट और क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, सर्किट इन विच नो करंट इन द फॉलोइंग एंड स्विच इज ऑफ। ऐसा सर्किट जिसके अंदर कोई करंट नहीं है और स्विच जो है वो ऑफ रखा है। स्विच ऑन कैसे करता है ये भी नहीं बताओगे। देखो ये जल रहा है ना, यहाँ पे जो कील लग रखी है ना, इससे से हमें पता लगता है कि स्विच जो है वो ऑन है या स्विच जो है वो ऑफ है। ठीक है, स्विच जो है ऑन है, स्विच जो है ऑफ है। अगर यहाँ पे एक बिंदु लगी होती तो ये भी ऑन होता, तब ये जल जाता। यहाँ पे बिंदु नहीं लगी तो नहीं जलेगा। ठीक है, ना ही यहाँ पे देखो कोई करंट दौड़ रहा है क्या, नहीं दौड़ रहा। देखो यहाँ पे बता रहे हैं करंट दौड़ रहा है, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो सर्किट जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा हो तो वहाँ पे ये की भी होती है चार्ज्ड की। नेक्स्ट है ओम्स लॉ, इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, देखते हैं। बीइंग अ टेम्परेचर एंड डायमेंशन रिमेन कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर और कॉन्स्टेंट रह देगा। फ्लोइंग इन द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जो फ्लो कर रहा है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन रेजिस्टेंस के। नोट द वैल्यू ऑफ आर रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू वी और ई से इंडिपेंडेंट है। देखो आर होता है हमारे पास वी अपॉन आई, तो बीइंग टेम्परेचर, ठीक है, और लेंथ एरिया डायरेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट एक सर्किट में जब फ्लो हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आई के, तो वी की वैल्यू यहाँ पे आर आई भी दे दी गई है। रेजिस्टेंस देखो, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना, ठीक है, हम इसे मतलब भी पता लग रहा है। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना, ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की ताकि वो करंट को अपोज कर पाए, ताकि वो करंट को अपोज कर पाए कि नहीं तूने आगे नहीं जाना, ये होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की वो है ओम मीटर, नहीं ओम है कह रहा है, मीटर नहीं है, ध्यान रखना, मीटर में बच्ची गलती कर देता है, ओम। देखो अब हमारा अगर रेजिस्टेंस जो है वो वी अपॉन आई के बराबर है, यानी 1 ओम जो है वो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के बराबर होगा। इसीलिए 1 करंट, ठीक है, इफ़ द करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट देन द रेजिस्टर इज सेड टू बी 1 ओम। अब क्वेश्चन है हाउ मच करंट, काम करते से हम रब कर लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। करंट पूछा गया है कि करंट कितना ड्रॉ होगा, करंट कितना ड्रॉ होगा, अगर करंट कितना ड्रॉ होगा आई बताना है, आई कितना होगा। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। 220 वोल्ट सोर्स है, इसका मतलब वोल्टेज हमें दे दी है 220 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास 1200 है ओम, ठीक है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर लेगा, पहले हम इसका निकालते हैं। तो देखो आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, तो आई की वैल्यू हो गई वी अपॉन आर, वी यानी 220, आर यानी 1200, इससे ये कट गया, 120 को 2 से डिवाइड करो भैया, क्या आंसर आएगा, तो इट वुड बी 11/60, ठीक है, जो यहाँ पर दे रखा है। अब ऐसे ही हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज इतना। तो ये भी आपको निकाल लेना है होमवर्क में, ठीक है, ये इसने निकाल रखा है, आप भी निकालना चाहो तो निकाल लो, नो प्रॉब्लम, बट फिर भी ये रहा, ठीक है, बड़ा करते इसे समझ नहीं आता ना लिखने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, the potential difference between the terminals of an electric circuit is 60 volt potential। ठीक है जी, तो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है दो टर्मिनल बीच में 60 वोल्ट और एक बार पोटेंशियल ये दिया है, ठीक है। व्हेन इट ड्रॉज करंट ऑफ 4 एम्पियर व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120। अगर इंक्रीज हो गया तो करंट कितना होगा, तो पहले यहाँ से रेजिस्टेंस निकाले थे, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। तो देखो रेजिस्टेंस होगा वी अपॉन आई यानी 60/4, तो रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगा हमारे पास 15, ठीक है, रेजिस्टेंस 15 आ गया, रेजिस्टेंस 15 आ गया, ये क्या हो गया भैया, ठीक है, रेजिस्टेंस 15 आ गया। अब हमें निकालना करंट कितना होगा, हम इसे 120 इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, 120 इंक्रीज़ कर देंगे, तो वो कैसे निकलेगा, आप देखो, तो इंक्रीज्ड बाय, यहाँ पे कोई और स्लाइड नहीं है क्या, इंक्रीज्ड बाय 120, तो ये हो जाएगा 120, इतना मज़ा आ रहा है ना आपको देखने में, मेरे को भी आ रहा है। तो अगर ये 120 हो गया तो ये हो जाएगा 120/15, तो ये किससे निकलेगा, 15 को 120 से काट दो, आ जाएगा 8 एम्पियर। तो तब जो करंट है, अब एक चीज़ आपने ध्यान दी, अगर हमारा V डबल हुआ, अगर हमारा V डबल हुआ, जैसे ही V डबल हुआ वैसे हमारा रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है, करंट भी डबल हुआ। तो अगर क्वेश्चन आ जाए इफ़ V गेट डबल देन व्हाट द करंट गेट डबल, यस,
अगर V जो है वो 2V हो जाएगा तो करंट जो है वो भी 2I हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस जो है वो मेनली 3-4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहला लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली लेंथ से करती है। ऐसे ही 1/A, ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और नेचर होना चाहिए उससे होती है। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को मिलके हमारे पास ये बन जाता है। ये बार बार करना पड़ा ना, वेट अ सेकेंड, मैं लास्ट टाइम करवाती हूँ आपको। ठीक है जी, तो ठीक है जी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ, वेट अ सेकेंड, दिस इज़ लास्ट टाइम, आई प्रॉमिस। अब नहीं लगा ये। तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी को हम ऐसे लिखते हैं रो अपॉन ए, इस साइड से हो जाता है। ठीक है, तो वैल्यू डिपेंड्स, रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है विच इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसा चीज़ है तो वो उसकी वैल्यू डिक्रीज कर देगी या फिर बढ़ा देगी। ठीक है, और ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टर हैव लो रो, इंसुलेटर हैव हाई लो। कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर मतलब ऐसी, मतलब ऐसा कंडक्टर जिससे करंट पास हो जाए तो उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है। बट ऐसा करंट जिसमें करंट ना पास होना उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। अलॉय हैव इंटरमीडिएट भी, उनके पास इंटरमीडिएट रो होता है। खुद करता है, नहीं समझ में आए तो इसे खोल देंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन पूछा गया है अब हमसे, अ कॉपर वायर हैज़ अ डायामीटर, ओहो ये फिर से आ गया ये ना, वैसे मुझे नहीं पसंद। अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी इतनी है। डायामीटर यानी कि एरिया, तो डायामीटर इतना है तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻3। तो अब हम इसे कर लेते हैं 2.5 इंटू 10⁻4, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया। ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी ऑफ इतना है, रेजिस्टिविटी 1.6, रेजिस्टिविटी यानी रो की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁸ ओम मीटर माइनस 8 ओम मीटर। तो लेंथ बतानी है, अगर रेजिस्टेंस 10 ओम है तो देखो ये 10 हो जाएगा। लेंथ हमारे, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। तो L की वैल्यू आ जाएगी R। ठीक है, ये हो जाएगा R A अपॉन रो। ठीक है, इसी तरह से अब हमें करना है, L की वैल्यू निकालनी है। तो L की वैल्यू हो जाएगी R यानी 10 इंटू A यानी 3.14 ले लो, 22/7 ले लो, इंटू में आएगा 0.25 इंटू 10⁻3 अपॉन में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−8। तो हमने इसे 10⁻4 लिया था, तो यहाँ पे हम कुछ 2.5 इंटू 10⁻4, 1.6 इंटू 10⁻8 है ये। ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो 10⁻ से 10⁻ कट गई है। ठीक है, 10⁻ से 10⁻ कट गई है, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, ये आ गया 2 पे, ये आ गया 8 पे, ये आ गया 1 पे, ये आ गया कितने पे आएगा 4 पे, नहीं वो 5 पे आएगा एक्चुअली, रुको। तो ये आएगा 5 पे, ये आएगा 8 पे। ठीक है, तो जो अब हमारे पास लास्ट बचा है वो ऊपर लिख लेते हैं हम, बचा है जो, ठीक है जी, ये होता है अब हमारे पास लास्ट हमारे पास बचा है 5 इंटू 3.14। ठीक है, अपॉन में रह गया 8। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 8 से डिवाइड कर दो, आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारे पास ये आ रहा है ना, आंसर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स का जब हम कॉम्बिनेशन बना देते हैं, तो जब हम सीरीज़ में से लगाते हैं तो वो होता है हमारे पास R1, सीरीज़ की बात हो रही है अभी। तो अगर हम सीरीज़ में लगाते हैं तो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसे यहाँ पे 3 रजिस्टर लगाए हैं। अगर हम पैरेलल में लगा देते हैं, तब हम होता है 1/R Rp यानी पैरेलल।
होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से। ठीक है जी। अब उसके बाद है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही है जो मैंने आपको बताया। पैरेलल मतलब इस तरह से रेजिस्टेंस लगा देता है पैरेलल के अंदर। ठीक है जी, ये खाली छोड़ दो। प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रॉब्लम्स क्या होती है देखो। तो देखो अगर हमारे ये पास दे रखा है, ये 2 है, एक 3 है, ये है, तो ये कितना हो जाएगा 15 ओम हो जाएगा। इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये 9 ओम है, तो इसे इस तरह से लगाओ, आंसर इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, इतना यहाँ पर आंसर इतना आ गया। अब उसके बाद ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हाउस होल्ड सर्किट्स के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादातर पैरेलल में लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैरेलल में क्यों लगता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइस इज सेम। वोल्टेज क्योंकि हर डिवाइस में सेम रहती है, बट सीरीज़ के अंदर वोल्टेज है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस हमेशा कम होगी। ठीक है, पर सीरीज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा रहती है, तो इसलिए शॉर्ट सर्किट का, ओवरलोडिंग का ज़्यादा हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी कैन स्विच ऑन एंड ऑफ डिवाइसेस इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इंडिपेंडेंटली हम उसे कर लेते हैं, क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है, अगर एक हमने डिवाइस को है बंद कर दिया, एक बल्ब को बंद कर दिया, तो सभी बल्ब जो चल रहे हैं उसके साथ साथ बल्ब बंद हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है, हमारे पास पी जो है हमारा W/T के बराबर होता है। पी मतलब पावर, पावर की वैल्यू हमें पता ही है वोल्ट। ठीक है, W मतलब वर्क, वही जूल। T मतलब सेकेंड्स। 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जूल ऑफ वर्क डन ऑफ 1 एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन पावर ऑफ 1 सेकेंड में। फॉर्मूला जो है PV/I के बराबर होता है। ये आई थिंक हमारे पास लास्ट PPT है, थोड़ा सा ही रह गया। ठीक है, P जो है वो V/I के भी बराबर होता है। P, ये तो मैंने पढ़ा नहीं ना, पढ़ लिया। अच्छा, P जो है वो V/I के बराबर होता है, जैसे P इसके बराबर होता है। तो P W हमारा बराबर होता है Q/T के, इसीलिए P की वैल्यू जो है, अब W/Q हमारे पास W आ जाता है, T भी आ जाती है। ठीक है, PI आ जाएगी। उसके बाद P जो है उसे हम I²R भी लिख लेते हैं। I², देखो VI कैसे आता है, इस वजह से PI² कैसे आएगा, P की वैल्यू VI है। ठीक है, VI है, ऐसे ही VI है तो P बन जाएगा VIP, IR। ठीक है, V की वैल्यू हमारे पास IR होती है, तो IR/I तो होगा ना I²R, ये होती है। ठीक है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पर हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला ये होता है H=I²RT, ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब है हमारे पास लास्ट चीज़ विच इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब।